तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि हमारा, जैसे कि आपको पता है, यूपी बोर्ड की डेट शीट आ चुकी है। 16 फेब से आपके पेपर हैं। 12th क्लास की बात करें हम स्पेशली इसमें, तो हम लोग यहाँ पे केमिस्ट्री के कुछ चैप्टर्स को देखने वाले हैं। मतलब वेटेज के हिसाब से कौन सा चैप्टर आपके लिए अब जाके इम्पॉर्टेंट बनता है, क्योंकि अब आपके पास लिमिटेड टाइम है। तो आप पढ़ेंगे तो सभी आपको सब कुछ कवर करना पड़ेगा, बट फिर भी किन चैप्टर्स पे आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, जहाँ से आप उनको कवर करके ज़्यादा नंबर गेन कर सकते हैं, और जिनसे डिसाइड ही रहते हैं कि हाँ, इनसे जो क्वेश्चंस हैं वो आपके हर साल आते ही आते हैं। तो जैसे आपको पता है केमिस्ट्री में जैसे इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल, तो आपके क्लास 12th के हिसाब से हमने सारे चैप्टर्स के नेम नहीं लिखे हैं। इनऑर्गेनिक में ऑलमोस्ट सारे लिख दिए, बट इसमें अब आपको ये देखना है कि आपको किस में क्या क्या पढ़ना चाहिए और किसको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। जैसे आप अच्छे से जानते हैं कि ये जो दो चैप्टर्स है ना, पी ब्लॉक एंड बायोमोलिक्यूल्स, आप अगर देखेंगे तो इन चैप्टर से प्रीवियस ईयर पेपर्स वगैरह में इन चैप्टर से लॉन्ग बनने के बहुत चांसेस रहते हैं, क्योंकि इन्हीं में अच्छा खासा मैटर भी है और उससे लॉन्ग इजीली बनाया भी जा सकता है। जैसे कि सबसे इम्पॉर्टेंट, जैसे आप पी ब्लॉक में जितने भी आपकी जो फैमिलीज हैं, जैसे नाइट्रोजन हो गई, उसके बाद में ऑक्सीजन है, हेलोजेंस हैं, इनर्ट गैसेज हैं, तो इनमें एक सबसे जो कॉमन क्वेश्चंस बनता रहता है अब कि आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर, यानी ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उनकी प्रॉपर्टीज़ या उनकी पोजीशन को बताना होता है। और इस क्वेश्चन को आप इजीली हेडिंग वाइज कंप्लीट भी कर सकते हैं। जैसे आपने फर्स्ट हेडिंग में उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा, सेकेंड में आपने उसके बारे में थोड़ी वैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर बता दिया, फिर आपने जो है आयनाइजेशन पोटेंशियल पे बात कर ली, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बारे में बता दिया। तो ऐसे 5-6 हेडिंग आप बना के कोई भी अच्छा आंसर लिख सकते हैं। और अगर ये लॉन्ग में बनता है तो बहुत हाई चांस रहता है कि आप इसमें अच्छे से लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ले सकें। लेकिन इन क्वेश्चंस में एक चीज़ ध्यान रखनी होती है कि जब भी आप जैसे ये लिख रहे हैं, आपकी एटॉमिक रेडियस है, तो वो उसका जो सीक्वेंस है वो क्या है, ग्रुप में इंक्रीजिंग ऑर्डर में। लेकिन सिर्फ इतना लिखिए मत, एटलीस्ट उसकी जो टेबल एनसीईआरटी वाली बुक्स में दी रहती है उससे आप थोड़ा उसको ऐसे बना के दिखा दीजिए कि किसकी कितनी वैल्यू है, ताकि उसमें वो ऑलरेडी शो हो जाए कि हाँ इंक्रीजिंग है, और अगर कोई एक्सेप्शन है तो उसको एक्सप्लेन कर दीजिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा बनते हैं। सेकेंड जो इसमें इंपॉर्टेंट बनता है कि प्रिपरेशन पे क्वेश्चंस आ जाते हैं। जैसे वहाँ पे हम लोग जानते हैं कि पी ब्लॉक में काफ़ी इंडस्ट्रियल प्रिपरेशंस भी हैं और लैब मेथड भी हैं। जैसे कि नाइट्रिक एसिड है तो ओस्टवाल्ड प्रोसेस है उसमें, उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड है तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस आप जानते ही हैं। इसी तरीके से जैसे अमोनिया में हैवर प्रोसेस है, और भी अगर हम लोग देखें तो क्लोरीन में डीकन वाला प्रोसेस हो गया। तो ये तो आपकी इंडस्ट्रियल रहती हैं, लेकिन इनके अलावा कभी कभी जो क्वेश्चंस हैं वो लैब मेथड पे पूछ लिए जाते हैं। तो आप इनको अच्छे तरीके से कर लीजिए कवर कि हाँ आपको प्रिपरेशन आती है, उनका डायग्राम आता है। अगर डायग्राम इनकेस आता है, लॉन्ग में क्वेश्चन बनता है, तब तो आपको बनाना ही चाहिए। पर अगर कभी शॉर्ट में भी मान लीजिए रिएक्शन ही पूछ दी कि हैवर प्रोसेस में कैसे क्या होता है, तो आपको एटलीस्ट से आइडिया हो जाएगा। तो पी ब्लॉक में आपको सबसे ज़्यादा कवर करना चाहिए, उनकी प्रिपरेशंस पे ध्यान देना चाहिए। लेकिन अभी ये नहीं है कि आप केमिकल प्रॉपर्टीज़ को छोड़ दें बिल्कुल, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टी से भी रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन बन जाते हैं। लेकिन कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो लॉन्ग क्वेश्चन अगर बनेंगे तो वो आपके या तो प्रिपरेशन से बनते हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला जो एक क्वेश्चन होता है उससे बन जाते हैं। अब अगेन हम लोग बात कर लेते हैं बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर की, कि इसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट बनता है। तो एक तो ये चैप्टर अपने आप में काफ़ी बड़ा चैप्टर है ऑर्गेनिक का, इसलिए हमने ऑर्गेनिक के और चैप्टर्स ही नहीं रखे हैं, क्योंकि आपको पता भी है केमिस्ट्री में जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही वेटेज सबसे ज़्यादा रहता है। उसी से आपके 27 मार्क्स के आसपास आ जाती है पूरा पेपर में। तो उसमें अगर आपको ध्यान देना है, बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर को सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, और उसमें भी अगर मेन फोकस जो करना है वो आपको करना है। जैसे कि काफ़ी बार ये कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन पूछा जाता है, तो बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन भी नहीं होता, आप उसको इजीली लिख भी सकते हैं कि हाँ उसमें मोनोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, ऐसे ऑलिगोसेकेराइड करके उसको एक्सप्लेन कर दीजिए, एग्जाम्पल लिख दीजिए, प्रिपरेशन, तो आपका एक अच्छा आंसर बन के तैयार हो जाता है। और आपका जो सेकेंड है वो आपके कभी कभी स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आ जाते हैं कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करो। तो उस तरीके के आपको क्वेश्चंस देखने चाहिए कि हाँ जो आपका कार्बोहाइड्रेट वाला पार्ट है उसमें आप एक तो कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन देख लीजिए अच्छे से, जिस भी तरीके से है, मोनोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, ऑलिगोसेकेराइड विद एग्जाम्पल्स। इतना छोटा लग रहा है जितना हम बोल रहे हैं, बट एक्चुअल में आप जब इसको पढ़ते हैं तो आपको पता है थोड़ा बड़ा आंसर बनता है जाके। उसके अलावा आप स्ट्रक्चर्स पे फोकस कर सकते हैं
कि स्ट्रक्चर आपने देख लिया ग्लूकोज का, और उसमें कुछ वेरिएशन हो रहा है कि म्यूटा रोटेशन, इन सब पे क्वेश्चन बन जाते हैं बीच में, आप उनको डिटेल में पढ़िए अच्छे से। और इसके अलावा अगर हम कार्बोहाइड्रेट को हटा दें, बाकी देखिए इस वीडियो का ये पर्पज़ है कि आपको जो हम इसमें बोल रहे हैं वो आपको उस पर स्पेशल ध्यान देने की ज़रूरत है, पर इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि इसके अलावा आपको कुछ पढ़ना ही नहीं, आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पेपर जो है वो अनप्रेडिक्टेबल होता है, कि ज़रूरी नहीं है कि हर साल का जैसा ट्रेंड था वो वैसा ही आ जाए, कभी कुछ चेंज भी होता है। पर हम लोग यहाँ पे लास्ट ईयर के पेपर को एनालिसिस करके ये देख सकते हैं कि कहाँ से आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। तो बायोमोलिक्यूल्स में आप यहाँ तक इसमें देख सकते हैं कार्बोहाइड्रेट वाला पार्ट। फिर सेकेंड जैसे अमीनो एसिड्स हैं, तो इसमें अमीनो एसिड्स की बात करते हैं तो प्रोटीन में भी प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, बहुत सिंपल से आंसर भी होते हैं उनके, मतलब आप इजीली पढ़ के उसको कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं। पर हाँ, स्ट्रक्चर्स पे और बॉन्डिंग कैसे हो रही है उस पर आपको ऑफकोर्स आपको ध्यान देना पड़ेगा कि अमीनो एसिड्स हैं तो उसमें ज्विटर आयन पे क्वेश्चन बन सकता है, उसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, तो ये आपको ध्यान देना है। इसके अलावा अगर हम लोग आगे जाएं तो थोड़ा इसमें न्यूक्लिक एसिड का भी पार्ट है, उसको भी आप थोड़ा सा देख सकते हैं। काफ़ी यानी ये दो चैप्टर्स है ना, पी ब्लॉक और बायोमॉलिक्यूल, इससे बहुत हाई चांस रहता है कि लॉन्ग आपके फ्रेम हो जाते हैं, क्योंकि हैं इतने वास्ट चैप्टर्स, इनको कवर करने में भी टाइम लगता है। पर हाँ, अगर इसको आप अच्छे से कवर करेंगे तो लॉन्ग आपको मिल सकता है इससे, जैसा कि अभी तक आता रहा है। तो वी होप कि आगे भी इससे आ जाए, ठीक है। इसके अलावा जैसे हम लोग इनऑर्गेनिक में, हाँ अब ऑर्गेनिक में बात करें, जो बचे कुछ चैप्टर्स हो गए आपके, जैसे एल्डिहाइड कीटोन हो गया, अल्कोहल फिनॉल ईथर हो गया, उसके बाद हेलो एल्केन, हेलो एरीन्स हो गया, और बाकी जितने अमीन्स वगैरह वाले चैप्टर्स, तो इसमें आप सब अच्छे से जानते हैं कि एक तो आपको नेमिंग रिएक्शंस काफ़ी अच्छे से करनी चाहिए, क्योंकि उस पर क्वेश्चन आता ही है नेमिंग रिएक्शन के क्वेश्चन, क्योंकि जो ऑर्गेनिक के जो क्वेश्चंस बनते हैं ना, वो या तो ऐसे बन जाते हैं कि 4-5 रिएक्शंस दे दी, वो 5 नंबर में क्वेश्चन फ्रेम हो गया, और लगा के उसके व्हेन एंड वाई वाला, जैसे क्या होता है जब वाले क्वेश्चन आ गए कि इस रिएक्शन को कंप्लीट करो, तो रिएक्शन पे तो इसमें ध्यान देना ही पड़ेगा। और जिसकी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है उस पर भी आप ध्यान दीजिए, जैसे SN1 SN2 है, उसको आपको अच्छे से करना है। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल है, वो वाली मैकेनिज्म आपको अच्छे से कर लेनी है। मतलब कुछ जो चुनिंदा मैकेनिज्म है, वैसे तो क्वेश्चन इनसे ज़्यादा बनते हैं, इसीलिए यहाँ पे हम लोग वीडियो में इसको डिस्कस कर रहे हैं कि आपको नेमिंग रिएक्शंस और रिएक्शंस पे काफ़ी फोकस करना है। इसके बाद में अगर हम इनऑर्गेनिक में और चैप्टर्स की बात करें, तो डी एंड एफ ब्लॉक में आप उसकी सिंपल प्रॉपर्टीज़ देखिए कैसे दी है, उस पर आपका क्वेश्चन आपको मिल जाता है। कि जैसे कि अगर एफ ब्लॉक में बात करें तो एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, कई बार आया है पेपर में, कि लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, तो आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। फिर डी ब्लॉक की है कि ट्रांजिशन मेटल होते हैं, क्यों कहते हैं, कॉम्प्लेक्स आयन प्रॉपर्टीज, ऐसे करके ऑक्सीडेशन स्टेट पर वेरिएबल। तो ये मतलब इसमें आपको प्रिपरेशन नहीं, पर आपको जो इसकी प्रॉपर्टीज हैं उसे अच्छे से देखना होता है डी एंड एफ ब्लॉक में। पी ब्लॉक में क्या है कि प्रॉपर्टीज पे थोड़े लेस कम क्वेश्चंस बनते हैं, बट प्रिपरेशन और उनकी प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती है उन पे ज़्यादा बनते हैं, पर इसमें इनके कैरेक्टरिस्टिक्स पे काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री तो आपको पता है कि जिसमें से IUPAC वाला पार्ट है, उसमें से हर साल आपको 2 नंबर का क्वेश्चन तो मिल ही जाता है, जिसमें 2 ऐसे फॉर्मूले बना के लिखे होते हैं और उनका IUPAC नेम बताना होता है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री वाली का। तो आप इसको अच्छे से करेंगे। उसके बाद इसमें जो थ्योरीज हैं कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, VBT वगैरह, CFT, इसको आप ध्यान दीजिए, ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। बट हाँ, IUPAC से आपको इसका फिक्स रहता है कि आपको क्वेश्चन मिलता ही मिलता है, किसी एक आध साल को छोड़ दिया जाए तो हमेशा ही आता ही है, तो उसमें से आप वो कवर करिए। एटलीस्ट अगर आप इस चैप्टर में से कुछ ना पढ़ पाएँ तो कम से कम ये जो इसकी IUPAC है वो तो देखनी ही चाहिए आपको, ठीक। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अगर बात करें तो अगेन इसमें से जो आपके रिएक्शन वाले, EMF निकालने वाले, फाइंड आउट करने वाले, वो सारे क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। उसमें आपको सेल वगैरह में तो इतना नहीं जाते हैं आगे, लेकिन हाँ उस पर सबको आपको देखने की ज़रूरत है इसमें, कि जो इसके कंसंट्रेशन वाले पार्ट है, मोलर कंसंट्रेशन, वो सब आपको देखना है। सरफेस केमिस्ट्री से बहुत ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चंस नहीं बनाए जाते हैं, पर ऐसा नहीं है कि नहीं बनाए जाते तो बनाए ना जाए, वो भी हो सकता है, लेकिन आपको इम्पोर्टेंट वाले पे ध्यान देना है कि जो सरफेस केमिस्ट्री है उसमें आपको एडजॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन जो कैसे होता है, क्या उसका रोल है, मेन सिंपल प्रॉपर्टीज़। कई बार इनमें सिर्फ डिफरेंस पूछ दिया जाता है, तो आपका लक होगा कि आपको कितना सिंपल, कितना टफ क्वेश्चन मिले। पर हाँ, इसमें से आप मेन जो वेटेज है वो हमने आपको बताई दी, जिससे लॉन्ग बनते हैं हर बार। इसके बाद अगर फिजिकल पे आ जाए तो सॉलिड स्टेट्स है, तो सॉलिड स्टेट्स में क्रिस्टल वाले क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं, कि इसमें से जो है
जो दोनों टाइप का काफ़ी बार ये पूछा गया ऐसे 4 ऑप्शंस देकर कि किसमें फ्रैंकल और शॉर्ट की दोनों डिफेक्ट होंगे। तो अगेन फ्रैंकल शॉर्ट की डिफेक्ट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसके अलावा अगर सॉल्यूशन में बात करें तो आपका जो इसके कंसंट्रेशन वाला पार्ट है, न्यूमेरिकल पोर्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है इसमें, क्योंकि अब थ्योरीज कम ही आती है, मोलैलिटी, ठीक है। तो उनकी डिफिनेशन पूछने से अच्छा वो इस पर क्वेश्चन पूछ देते हैं। और आपके जो भी ऑस्मोटिक प्रेशर हो गए, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हो गई वो। फिर केमिकल काइनेटिक्स पे रेट ऑफ रिएक्शन वाले क्वेश्चंस, आर्रीनियस वाली पहले इक्वेशन ज़्यादा आती थी पर वो रिड्यूस में चल रहा है, तो इसमें से आपको रेट ऑफ रिएक्शन, और जो क्वेश्चन बनता भी है वो जनरली फर्स्ट ऑर्डर या सेकेंड ऑर्डर का होता है, ठीक है। तो इस वीडियो का पर्पस ये था कि आपको कहाँ पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, बट ये बिल्कुल भी नहीं है कि इसके अलावा आप कुछ पढ़े ही नहीं। आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही, बट क्योंकि अब टाइम बहुत कम बचा है, तो अगर आप सबको ऐसे ही पढ़ रहे हैं तो इन पे खास ध्यान दीजिए, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसको आपको अच्छे से कवर करना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।